नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं सीटेट के पेपर का एनालिसिस। मेरे पास ये एफ सीरीज़ का पेपर है जो 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन हुआ था। इसमें जो आपके 1 से लेकर 30% हैं वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हैं, 31 से लेकर 90 तक गणित व विज्ञान के हैं और जिसके गणित और विज्ञान होगा 31 से लेकर 90 तक होते हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान 31 से लेकर 90 तक। भाषा जिसके फर्स्ट थी अंग्रेजी या हिंदी उसमें 91 से 120 तक। भाषा 2 जिसमें अंग्रेजी हिंदी थी उसकी 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे। इस प्रकार के उसमें पर्सन दिए हुए होते हैं और इस प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप सीटेट जो 21 जनवरी 2024 को पेपर होने वाला है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में आप सीटेट देने की सोच रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ओल्ड पेपर हमें ये दिशा प्रदान करते हैं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में हमें किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि पर्सन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। ओल्ड पर्सन ये हमें सिखाते हैं कि पर्सन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए हमारे पास दो रणनीति होनी चाहिए। एक तो हमारे पास उसका सिलेबस होना चाहिए, एक उसके हमारे पास प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमें आधा रास्ता तय कर देती है। तो आज हम करेंगे साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उससे स्टार्ट करेंगे। इस पेपर को हम छोटे छोटे पार्टों में करेंगे, क्योंकि एक साथ 150% हम करेंगे तो पेपर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम छोटे छोटे 10-10, 12-12 क्वेश्चन में कई पार्टों में करेंगे। बहुत अच्छे से शानदार तरीके से मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही इसमें योगदान मिल सकता है, सहयोग आपको मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चनों से। सबसे पहले हम करेंगे मनोविज्ञान के क्वेश्चन, फिर हम करेंगे जो हमारी भाषा फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन, फिर हम करेंगे एसएसटी के क्वेश्चन। जिसके एसएसटी सब्जेक्ट है तो उसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थियों। तो हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें इस पेपर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एक कथन दिया मिलेगा, एक कारण मिलेगा। आजकल विद्यार्थियों कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करी हुई होती है तभी सही होते हैं, अन्यथा प्रश्न सही नहीं होते हैं। अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये कथन है। तो कथन तो मुझे सही लग रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये कथन ये कह रहा है कि आजकल जो विद्यार्थी होते हैं विद्यालय में जो एक समूह बना लेते हैं वाद के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो उसको तोड़ने के लिए शिक्षक को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर कारण क्या कह रहा है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये कारण और कथन दोनों ही सही हैं और जो अभिकथन है उसका आर कारण है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। ये किस प्रकार पता चलता है कि ये व्याख्या कर रहा है? हमें ये तो पता है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब इसमें दिया है ये सही है परंतु आर गलत है। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है, दोनों नहीं, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर 3 नंबर होगा। अब हमें ये कैसे पता चले कि इसकी व्याख्या कर रहा है? तो हम पहले पढ़ेंगे कथन, फिर कारण पढ़ेंगे। कारण कथन पढ़ने के बाद में हमें क्योंकि लगाना है। क्योंकि लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किस प्रकार देखते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ये कथन है और ये कारण है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है, इसी के बारे में ये बता रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। यहाँ पर पर्सन क्या पूछ रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आप जब अभिप्रेरणा वाला टॉपिक पढ़ते हो तो आपके बारे में आपके दिमाग में ये पर्सन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें दिमाग में चलना चाहिए कि पिछली बार अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप उस टॉपिक को अच्छी क्लियरिटी के साथ पढ़ सकते हैं। देखते हैं, 1 नंबर ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। क्या आंतरिक अभिप्रेरणा ये होती है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। शिक्षक ने हमें कोई कार्य दिया, कोई परियोजना दिए, उसको हमें प्रभावित करने के लिए क्या हमें ये करना चाहिए, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। कोई विद्यार्थी मतलब ऐसा सोचता है कि शिक्षक की डांट पड़ेगी, वो पढ़ रहा है, क्या ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, क्या ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप थोड़ी बहुत आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा वाले टॉपिक के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आप इस पर्सन को कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो आपके हैं ये 3, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है और ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। हमारा 4 नंबर आंसर इसमें होगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। जैसे मतलब किसी आप है, मान लो कि गिटार बजा रहे हैं, तो आप गिटार किसी बाह्य अभिप्रेरणा के कारण नहीं बजा रहे हैं, आप उसमें उसको बजा रहे हैं, संगीत की धुन सुन रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, तो ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होगा क्योंकि वो आपको आनंद प्रदान करता है। बाकी अब आपको इस पर्सन में ये भी पता चला होगा कि ये 3 ऑप्शन हैं वो बाह्य अभिप्रेरणा के हैं। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना, अगर आप किसी शिक्षक को प्रभावित कर रहे हो तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होगी। डांट से पढ़ रहे हो तो ये बाह्य दबाव होगा। पुरस्कार राशि, तो ये भी एक प्रकार का बाह्य अभिप्रेरणा है। तो ये तीनों बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है और चौथा हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो अभिप्रेरणा वाला टॉपिक पढ़ते समय हमें बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, तो 4 पॉइंट हमें पढ़े तो एक हमारा माइंड में ये क्लियर हो गया कि बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा में किस प्रकार की पूछी जाती है चीज़ें। आगे है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया। एक कथन दिया गया है, फिर उसके नीचे 4 इसके जो टॉपिक दिए गए हैं, ये हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन में विकास के सिद्धांत। जब आप विकास के सिद्धांत पढ़ोगे तो ये पर्सन आपके दिमाग में होना चाहिए। पर्सन करने का यही फ़ायदा है कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अधिगम पढ़ो, चाहे बाल विकास के सिद्धांत पढ़ो, चाहे किसी मनोवैज्ञानिक को पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मैं इस टॉपिक को पढ़ तो रहा हूँ, परंतु पर्सन किस प्रकार के आएंगे, पर्सन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को करने के बाद हमें ये पता चलता है कि पर्सन किस प्रकार का आएगा। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये एक कथन दिया हुआ है। कथन ये कह रहे हैं कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित, मतलब बच्चा है भाषा सीखना चाहता है परंतु उसको उस प्रकार का वातावरण नहीं मिल पाता है, तो उनके बाद के जीवन में भाषा सीखने में चुनौती होगी। ऐसे में एक पर्सन मानते हैं कि हम जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनको शहरों में अंग्रेजी भाषा इतनी अच्छे से नहीं सिखाई जाती, तो बाद में उनकी परेशानी होती है। वही चीज़ यहाँ पे है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर होता है। क्या इंग्लिश और हिंदी हम आनुवंशिकी माँ के गर्भ में सीखे पैदा होते हैं? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। क्या विकास मतलब होता है? नहीं होता है। विकास तो एक निरंतरता के फॉर्म में होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। बिल्कुल ठीक है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। इसमें आंसर नंबर आपका 3 होगा। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक इस क्या करें कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं। पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसे भौतिक रूप पर आए। क्या इस प्रकार का करने से विद्यार्थी इसी तरीके से सीखते हैं? क्वेश्चन हमारा जो
2 नंबर का 2 नंबर जो है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। क्या ये सही है? पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। इसमें आपको एक अवधारणा, ये क्वेश्चन है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। 4 विकल्प हैं, इसमें हमारा जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, क्योंकि बाकी से मुझे ये बेहतर लग रहा है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें। कोई भी चीज़ हो, कोई टॉपिक हो, उसका हम संपूर्ण रूप से पहले विद्यार्थी को बताएंगे, फिर उसकी बारीकियों पर आएंगे, क्योंकि अगर बारीकियाँ आपने पहले बता दी, विद्यार्थी को संपूर्ण उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो वो बारीकियाँ नहीं जान पाएगा। इसमें हमारा आंसर नंबर 2 होगा। 5 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है आज का, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। एक शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों में अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ये पर्सन होते हैं, हमारे दिमाग की क्वेश्चन होते हैं। हमारे दिमाग में जो सटीक आंसर बैठता है वो इसका उत्तर होता है। तो आप देखते जाइए। विकल्प नंबर 1 है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। क्या विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए ग्रेड और प्रतिपुष्टि से काम चल जाएगा? विकल्प नंबर 2 है, विद्यार्थियों को याद कराने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्यपुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प नंबर 3 है, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। विकल्प नंबर 4 है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। अपने आप चारों विकल्प पढ़ने के बाद अपने आप पता चल रहा है कि इसका आंसर 4 नंबर होगा, क्योंकि ये पर्सन है हमारा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो हमारा 4 नंबर का आंसर होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें। हम किसी चीज़ पर चिंतन करेंगे, उस पर मनन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो उसमें हमें क्यों और क्या का आंसर मिलेगा, और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, यही आंसर इसमें होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में और 5 या 10 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार हम सीखेंगे कि सीटेट का पैटर्न क्या है, सीटेट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार के उसमें हमारे आंसर देने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सीटेट के 150 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।